चलो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं रेडियन की बेसिक जनरल नॉलेज बुक का चैप्टर नंबर 23। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है बेटा इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सबसे पहले तो बेटा हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रॉपर ग्रुप या इंस्टीट्यूशन जिसमें कुछ मेंबर या कुछ कंट्रियां मिलकर एक कॉमन पर्पस के लिए काम करती हैं, उसको बोलते हैं बेटा ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको ऑर्गेनाइजेशन की समझ आ गई। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। सबसे पहले हम जानते हैं बेटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जब दो या दो से ज़्यादा कंट्री किसी कॉमन पर्पस के लिए मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं तो उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे ये हो गया यूएनओ हो गया बेटा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेम एज इट इज़। देन बेटा इसके बाद हमने पढ़ना है किसके बारे में, सेकंड नंबर पे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है। जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ किसी कॉमन पर्पस के लिए मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सेकंड नंबर पे है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जब पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उस कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट या नीड्स के लिए काम करती है तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं उसको। चलो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका नाम है यूएनओ। यूएनओ की फुल फॉर्म क्या बेटा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या बेटा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। दी यूनाइटेड नेशन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड ऑन 24 ऑफ अक्टूबर 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर by 51 countries to ensure international peace and security, to protect human rights, promote international cooperation and upholding international law। यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको 24 ऑफ अक्टूबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 51 कंट्री ने मिलकर बनाया था। इसका मेन एम है वर्ल्ड में पीस, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना, कंट्री के बीच कोऑपरेशन इंक्रीज करना और इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करवाना। ओके बेटा। देन सेकंड पार्ट है इसका, द यूएनओ वाज एस्टेब्लिश्ड टू रिप्लेस द लीग ऑफ नेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट एग्जिस्टेड प्रिवेंटिंग वॉर। पहले लीग ऑफ नेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी लेकिन वो वार को स्टॉप नहीं कर पाई, इसलिए उसकी जगह पे यूनाइटेड नेशन बनाया गया। दी हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क सिटी ऑफ यूएसए। न्यूयॉर्क सिटी ऑफ यूएसए यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर, मेन ऑफिस न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। यूएनओ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का मेन ऑफिस न्यूयॉर्क में है। ओके चलो बेटा, अब हम पढ़ते हैं। दी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएनओ और अरेबिक, चाइनीज़, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, इंग्लिश। यूएनओ की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जिसमें एक आगे बेटा अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। ओके यूएनओ अपने डॉक्यूमेंट और मीटिंग में इन 6 लैंग्वेज का ऑफिशियली यूज़ करता है। और देन बेटा चलो एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। यूएनओ फाउंड कब हुआ था, 24 ऑफ अक्टूबर 1945। और जब यूएनओ फाउंड हुआ था तब कितनी कंट्रियों ने इसको बनाया था, 51 कंट्रियों ने। इसका मेन ऑफिस कहाँ पे है बेटा, न्यूयॉर्क यूएसए में है। और यूएनओ कौन सी पहले ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस करके बनाया था, उसका नाम क्या है बेटा, लीग ऑफ नेशन। ओके और बेटा अब हम पढ़ते हैं ये वाला पार्ट। दी यूनाइटेड नेशन हैज़ 6 मेन ऑर्गन, 5 ऑफ देम जनरल असेंबली, the Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council and the Secretariat
बेस्ड एट यूएन हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क। के 5 ऑर्गन न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर में वर्क करते हैं। उनमें से कौन कौन सा है बेटा? जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टशिप काउंसिल है और सेक्रेटरीट है। ये 5 ऑर्गन यूएनओ के डेली वर्क को मैनेज करते हैं और इनका मेन ऑफिस न्यूयॉर्क में है। ओके, आगे आ गया। दिस सिक्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट द हैगू इन द नेदरलैंड। यूएनओ का 6 ऑर्गन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हैगू नेदरलैंड में है। ओके, जब कंट्री के बीच लीगल डिस्प्यूट होते हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसका डिसीजन देने में हेल्प करता है। अगर दो कंट्री बॉर्डर इशू पर एग्री नहीं है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ओपिनियन दे सकता है। ओके, चलो अब हम यूएनओ का फर्स्ट ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं बेटा। उसका नाम क्या है? दी जनरल असेंबली। चलो बेटा, अब हम इसका पहला पार्ट पढ़ते हैं। इट इज़ द पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन। जनरल असेंबली यूएन का पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है। यहाँ सब मेंबर कंट्रीज अपने ओपिनियन शेयर करते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ पे डिस्कस करते हैं। जनरल असेंबली एक बहुत बड़ी मीटिंग है जहाँ सब कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं। ओके, इट हैज़ 93 member state all represent in the General Assembly, making it the only UN body with universal representation. South Sudan became the 193 member of the United Nations in 2011. यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर ऑफ कंट्री हैं और सब जनरल असेंबली में पार्टिसिपेट करती हैं। इसलिए जनरल असेंबली को यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन वाला ऑर्गन बोला जाता है। साउथ सूडान 2011 में यूएनओ का 193 मेंबर बना था। ओके, समझ आ गई बेटा? जनरल असेंबली में हर कंट्री के मेंबर को इक्वल टाइम मिलता है अपनी बात रखने के लिए। ओके, समझ आ गई अब आपको? चलो बेटा, अब हम पढ़ते हैं इसका थर्ड पार्ट। डिसीजन ऑन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सच एज पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ द न्यू मेंबर मतलब नई कंट्री जो ज्वाइन करेगी यूएनओ को, एंड बजटरी मैटर रिक्वायर्ड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द असेंबली। पीस, सिक्योरिटी, न्यू मेंबर को ज्वाइन करवाना और बजटरी जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए जनरल असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी वोट चाहिए होते हैं। इसलिए बेटा हर डिसीजन सिंपल वोटिंग से पास नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए 2/3 कंट्री का सपोर्ट होना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल इस वक्त कितनी कंट्री हैं यूएनओ की, जिसने यूएनओ ज्वाइन किया हुआ है, वो है कितनी? 193। अगर 193 कंट्रीज़ वोट करेंगी तो इम्पॉर्टेंट डिसीजन पास होने के लिए लगभग कितने वोट चाहिए बेटा? 129। ओके, तब जो भी डिसीजन लेते होंगे वो पास होगा जब इतनी कंट्री वोट देंगी उसके। ओके, आपको समझ आ गई? अभी ये इधर बोला हुआ है, फिलिमोन युनजियोंग इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इलेक्टेड एज द 79 प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली। बट अभी अगस्त 2026 के अकॉर्डिंग जो करंट प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उसका नाम क्या है? एनालिना बैराबोक। ओके, ये वाला इस वक्त जनरल असेंबली का करंट प्रेसिडेंट ये है एनालिना बैराबोक, और इसने कब ज्वाइन किया था? सितंबर 2025 को। और कब तक है इसका टर्म? सितंबर 2026 तक बेटा। और ये कितने नंबर का प्रेसिडेंट है? 80 नंबर का है। जो ये वाला हमारा इससे पहले यही था, फिलिमोन युनजियोंग, जो इससे पहले वाला प्रेसिडेंट था, उसका नंबर कितना था? 79। ओके, समझ आ गई आपको? देन बेटा आ गया आगे। द फर्स्ट सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वाज टेकन ऑन 10 of January 1946 एट द सेंट्रल हॉल इन लंदन।
यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का फर्स्ट सेशन 10 जनवरी 1946 को सेंट्रल हॉल लंदन में कंडक्ट हुआ था। ओके। यूएन बनने के बाद जनरल असेंबली की पहली ऑफिशियल मीटिंग लंदन में हुई थी। ओके। और ये कौन सी डेट को हुई थी? 10 जनवरी 1946 में। ओके बेटा, अब अगर हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते तो बेटर था। चलो इधर लिखता नहीं, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, आप अच्छे से सुनते रहना। अच्छा, यूएनओ के टोटल ऑर्गन कितने? 6 ऑर्गन हैं। ओके। और इस वक्त टोटल मेंबर कितने यूएनओ के? वो हैं 193। और सबसे लास्ट वाला 193 वाला मेंबर कौन सा बेटा? सऊद सूडान है। उसने कब ज्वाइन किया था? 2011 में। और यूएनओ में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन को कितने वोटों की ज़रूरत है? 2/3। फॉर एग्जांपल इस वक्त टोटल मेंबर कितने हैं? अगर 193 मेंबर वोट करेंगे और किसी भी डिसीजन को पास होने के लिए 129 मेंबर के वोट चाहिए। और जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट है उसका टर्म कितने साल का होता है? 1 ईयर का होता है बेटा। अच्छा, फर्स्ट जनरल असेंबली सेशन कब हुआ था? 10 जनवरी 1946। वो कौन सी जगह पे हुआ था बेटा? सेंट्रल हॉल लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। अच्छा, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में है। अच्छा, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दी हैग्यू, नेदरलैंड में है बेटा। ओके। चलो देन इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा, Indonesia is only nation that once withdraw from the membership of the United Nations in 1965 only to rejoin a year later। इंडोनेशिया एक ही कंट्री है जिसने 1965 में यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप छोड़ दी थी, लेकिन 1 ईयर के बाद उसने वापस से यूएनओ को ज्वाइन कर लिया था। इंडोनेशिया ने कुछ टाइम के लिए यूएनओ को छोड़ दिया था, लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर से उसका मेंबर बन गया था। ओके। चलो बेटा, इसके बाद है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित वाज द ओनली इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 8 सेशन ऑफ असेंबली 1953। विजय लक्ष्मी पंडित फर्स्ट और अब तक की ओनली इंडियन हैं जो 1953 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 8 सेशन की पहली प्रेसिडेंट बनी थी। यह इंडिया के लिए बहुत प्राउड की अचीवमेंट थी बेटा। देन इसके बाद हमने पढ़ना है बेटा क्या, जो यूएनओ का सेकंड ऑर्गन है बेटा, उसका नाम क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल। इसका पहला पार्ट क्या है बेटा? United Nations Security Council has primary responsibility for the maintenance of international peace and security। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। अगर दो कंट्रियों के बीच वार या कन्फ्लिक्ट होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल उसको सॉल्व करने की ट्राई करता है। ओके बेटा। देन इसके बाद क्या है? It is a 15 member of body which 5 member are permanent and 10 member are temporary। क्या बेटा? 10 member are temporary who are elected by the General Assembly for 2-year term। ओके। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर परमानेंट होते हैं बेटा और 10 टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी मेंबर को जनरल असेंबली 2 ईयर के लिए इलेक्ट करती है। ओके। हर मेंबर परमानेंट नहीं होता, सिर्फ 5 मेंबर परमानेंट हैं। ओके। देन इसके बाद है बेटा दी 5 परमानेंट मिलिट्री काउंसिल विद वीटो पावर और चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर बेटा ये हैं, क्या कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर इन 5 में से कोई एक कंट्री किसी डिसीजन के अगेंस्ट वोट करेगी तो डिसीजन पास नहीं होगा। ओके। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा, इन 1957 कृष्णा मेनन हैड set the record for the longest speech at or before the UN Security Council while defending India's right to the disputed territories of Kashmir and earned the title Hero of Kashmir।
1957 में वीके कृष्णा मेनन ने यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में 8 घंटे की बहुत लंबी स्पीच की थी। उन्होंने इंडिया की साइड से रिप्रेजेंट किया था और उनको हीरो ऑफ कश्मीर का टाइटल मिला था। ये स्पीच यूएनओ की हिस्ट्री में फेमस स्पीचों में से एक है बेटा। अच्छा, किसने स्पीच की थी? वीके कृष्णा मेनन ने। और कब की थी? 1957 में। और कितने घंटे की स्पीच थी बेटा? 8 घंटे की स्पीच थी। और क्या टाइटल मिला था? हीरो ऑफ कश्मीर। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन इन लाइनों में से बन सकते हैं। चलो एक शॉर्ट रिवीजन में आपको करवा देता हूँ बेटा। अच्छा, वो कौन सी कंट्री थी जिसने यूएनओ को छोड़ा था और वापस रिज्वाइन किया था? उसका नाम है बेटा इंडोनेशिया। और कब किया था? 1965 में। और इंडिया की कौन सी ओनली प्रेसिडेंट जो बनी है वो बेटा विजय लक्ष्मी पंडित। सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर हैं? टोटल 15। उनमें से परमानेंट कितने हैं बेटा? 5। और 5 में कौन कौन से परमानेंट? चाइना, फ्रांस, रशिया और यूके और यूएसए। और टेम्परेरी कितने हैं बेटा? वो हैं 10। और वो जो टेम्परेरी वो कितने साल के लिए होते हैं? कितनी टर्म होती है उनकी? 2 साल की टर्म होती है बेटा उनकी। ओके, देन अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा क्या? यूएनओ का तीसरा आर्गन, उसका नाम है दी सेक्रेटरीट। दी सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सेक्रेटरीट यूएनओ का ऑफिस है जो यूनाइटेड नेशन की सब एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट और मैनेज करता है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बेटा ऑर्गेनाइज टुगेदर। ऑर्गेनाइज टुगेदर, समझ आ गई? सेक्रेटरीट इंश्योर करता है कि यूएनओ का हर डिपार्टमेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। दी सेक्रेटरीट इज हेडेड बाय द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरीट का हेड यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल होता है। चलो बेटा अब हम पढ़ते हैं यूएनओ का फोर्थ ऑर्गन जिसका नाम है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन is responsible for coordinating the economic and social related work of 15 specialized agencies of UNO and 8 functional commission and 5 regional commission. दी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूएनओ का ऑर्गन है जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क को कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बेटा क्या? ऑर्गेनाइजिंग करना या मैनेज करना। ये 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी, 8 फंक्शनल कमीशन और 5 रीजनल कमीशन के बाद सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। द करंट सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस इज द 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सेक्रेटरी जनरल यूएनओ का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। एंटोनियो गुटरेस यूएनओ का 9th सेक्रेटरी जनरल है। सेक्रेटरी जनरल यूएनओ का डेली एडमिनिस्ट्रेटिव और इंटरनेशनल वर्क को लीड करता है। ओके, और बेटा एंटोनियो गुटरेस कितने नंबर का है ये तो हमने इधर बता दिया। कितने नंबर का है? 9th नंबर का है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है जो एंटोनियो गुटरेस है वो कितने नंबर का है? तो वो 9th नंबर का है। ओके, और जो सेक्रेटरीट के सेक्रेटरी जनरल होते हैं बेटा इनका कितना है? कितने साल का इनका टेन्योर होता है? 5 ईयर का, याद रखना बेटा। और ये सेकंड टाइम है इसने जो एंटोनियो गुटरेस है इसका सेकंड टर्म है। और इसने बेटा स्टार्ट कब से किया था? पहला टर्म 1 जनवरी 2017 से अभी तक ये कंटिन्यू है। ओके, को ऑर्गेनाइज करता है। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कंट्री की डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक से रिलेटेड प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी कितनी है बेटा? 15। उसमें फंक्शनल कमीशन कितनी है? वो है 8। और देन उसके बाद रीजनल कमीशन कितनी है बेटा? वो है 5। देन चलो आगे। द काउंसिल हैज़ 54 member and a president elected for 1 year term. The Economic and Social Council में 54 मेंबर होते हैं और इसका प्रेसिडेंट 1 ईयर के लिए इलेक्ट होता है।
ओके, 1 ईयर के लिए इलेक्ट होता है। बॉब्रे ऑफ कनाडा, बॉब्रे ऑफ कनाडा इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल elected as the 80 president of the council on 25 जुलाई 2024। बॉब्रे कनाडा के द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और कितने नंबर के, 80 नंबर के हैं, और उनको 25 जुलाई 2024 को इलेक्ट किया था। बट इस टाइम पे अगस्त 2026 पे ये नहीं है, इनकी जगह पे आ गया बेटा, उनका नाम है जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के करंट प्रेसिडेंट है, किसके अकॉर्डिंग, अगस्त 2026 के अकॉर्डिंग हैं। उनका नाम है बेटा अमर बेंजामा बेटा। और ये कहाँ के हैं बेटा, ये हैं अल्जीरिया के। अल्जीरिया एक कंट्री का नाम है, अल्जीरिया के हैं। और ये कब इलेक्ट हुए थे, 23 जुलाई 2026 को, रिसेंट ही हुए। और इनका टेन्योर कब तक है, 23 जुलाई 2027। ओके, समझ आ गई। और ये कितने नंबर वाले हैं, जैसे बॉब्रे 80 नंबर वाले प्रेसिडेंट हैं, कितने नंबर वाले हैं, 80 नंबर वाले हैं। बट अमर बेंजामा कितने नंबर का बेटा, ये है 82 नंबर का। बेटा जो ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये अपनी बुक पे ऐड कर लेना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि करंट प्रेसिडेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये अभी रिसेंट में इसकी ज्वाइनिंग हुई है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। ओके, देन उसके बाद है बेटा 5th नंबर वाला ऑर्गन यूएनओ का, उसका नाम है बेटा क्या, द ट्रस्टशिप काउंसिल। इसका नाम क्या बेटा, द ट्रस्टशिप काउंसिल। इट इज़ one of the main organ of UNO, was established to supervise the administration of trust territories as they transitioned from colonies to sovereign nation। ट्रस्टशिप काउंसिल यूएनओ का एक मेन ऑर्गन है, इसको उन ट्रस्ट टेरिटरीज को सुपरवाइज करने के लिए बनाया गया था जो कॉलोनीज से इंडिपेंडेंट सवर्न कंट्री बन रही थी। ओके बेटा, कॉलोनीज क्या होती हैं, वो कंट्री जो दूसरी कंट्री के कंट्रोल में हो। सवर्न नेशन होता है आज़ाद कंट्री। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई एरिया इंडिपेंडेंट कंट्री बन रहे थे और ट्रस्टशिप काउंसिल उन एरिया को सेफली इंडिपेंडेंट बनने में हेल्प करता था, इसलिए बना था। ओके, ट्रस्टशिप काउंसिल सुपरवाइज्ड ट्रस्ट टेरिटरीज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्री। चलो बेटा एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का जो प्रेसिडेंट होता है उसका टाइम पीरियड कितने साल का होता है बेटा, 1 ईयर का होता है। और देन बेटा उसके बाद जो ये है हमारा, अच्छा, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके टोटल कितने मेंबर हैं, 54 मेंबर हैं बेटा। अच्छा, स्पेशल एजेंसी है 15, 5 जो 5 है वो रीजनल कमीशन है और 8 हैं जो वो फंक्शनल कमीशन है। चलो बेटा इसके बाद The council suspended its activities in 1994 when Palau, the last trust territories, gained its independence। अच्छा, 1994 में ट्रस्टशिप काउंसिल ने अपने रेगुलर वर्क को स्टॉप कर दिया था क्योंकि पहलू जो लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी था वो कंट्री इंडिपेंडेंट बन गई थी। जब सब ट्रस्ट टेरिटरीज इंडिपेंडेंट बन गई तो ट्रस्टशिप काउंसिल का मेन वर्क कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, देन बेटा अब हमने पढ़ना है 6 ऑर्गन है जो यूएनओ का, और इसका ऑफिस बेटा कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर बेटा कहाँ पे है, यूके नेदरलैंड में है। बेटा अब हमने पढ़ना है 6 ऑर्गन यूएनओ का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन दैट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट submitted to it by the state and give advisory opinion on international legal issue। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएनओ का मेन कोर्ट है, ये कंट्री के बीच लीगल डिस्प्यूट को सॉल्व करता है और इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड एडवाइजरी ओपिनियन भी देता है। अगर दो कंट्री के बीच बॉर्डर या ट्रीटी
का लीगल इशू हो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उस केस को सुन सकता है। ओके, दी कोर्ट इज कंपोज्ड 15 जज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 9 ईयर बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है बेटा, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज होते हैं उनका टर्म कितने साल का होता है? 9 ईयर का होता है। एक क्वेश्चन ये आ गया। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन है, जो ये जज हैं इनको कौन इलेक्ट करता है? वो करते हैं यूएनओ के 2 ऑर्गन। उनमें से पहले नंबर पे बेटा कौन सा? जनरल असेंबली, देन है क्या? सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल। ओके, उसके बाद पढ़ना है यूनाइटेड नेशन स्पेशल एजेंसी। द यूएनओ हैज़ गिवन 15 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द स्टेटस ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। उनको कौन सा स्टेटस मिला बेटा? स्पेशलाइज्ड एजेंसी का। यूएनओ ने 15 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइज्ड एजेंसी का स्टेटस दिया है। हर एजेंसी किसी एक स्पेशल फील्ड में एक्सपर्ट होती है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन या एग्रीकल्चर। दे आर सेल्फ गवर्निंग बॉडी ऑपरेटेड अंडर यूएनओ विद देयर ऑन रूल, मेंबरशिप एंड फंडिंग मैकेनिज्म। ये एजेंसी यूएनओ के अंडर वर्क करती हैं, लेकिन इनके अपने रूल्स, अपनी मेंबरशिप और अपने फंडिंग सिस्टम होता है। ये एजेंसी यूएनओ से कनेक्टेड होती हैं, लेकिन अपना डेली वर्क और मैनेजमेंट खुद हैंडल करती हैं। ओके बेटा, देन इसके बाद हमने इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी के बारे में पढ़ना है और उनके कहाँ कहाँ पे हेडक्वार्टर हैं इनके बारे में पढ़ना है बेटा, क्योंकि एग्ज़ाम में दे देंगे एजेंसी के नाम और बोलेंगे इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और ये अच्छे से याद करना है बेटा, और इनकी फुल फॉर्म भी याद करनी है अच्छे से। सबसे पहली फुल फॉर्म क्या बेटा? सबसे पहले नंबर पे FAO की फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बेटा? रोम, इटली में है। देन सेकंड नंबर पे क्या है बेटा? ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बेटा? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। देन थर्ड नंबर पे क्या है बेटा? IFAD, इसकी फुल फॉर्म क्या है बेटा? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बेटा? रोम, इटली में है। देन फोर्थ नंबर पे कौन है बेटा? ILO की फुल फॉर्म क्या है बेटा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बेटा? जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। देन फिफ्थ नंबर पे क्या है बेटा? IMF की फुल फॉर्म क्या है बेटा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बेटा? वाशिंगटन DC, USA। एट्थ नंबर पे कौन है बेटा? यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है बेटा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या बेटा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बेटा? पेरिस, फ्रांस में है। UNIDO की फुल फॉर्म क्या बेटा? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बेटा? वेनिया, ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे? वेनिया, ऑस्ट्रिया में। 10 नंबर पे कौन है बेटा? UNWTO की फुल फॉर्म क्या बेटा? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। 6 नंबर पे कौन सी स्पेशल एजेंसी है बेटा? उसका है IMO की फुल फॉर्म क्या बेटा? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। देन उसके बाद 7 नंबर पे बेटा कौन है? ITU की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में बेटा। देन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बेटा? मैड्रिड, स्पेन में। देन 11 नंबर पे कौन है बेटा? UPU की फुल फॉर्म क्या बेटा? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेरन, स्विट्ज़रलैंड में बेटा। कहाँ पे? बेरन, स्विट्ज़रलैंड में। देन 30 नंबर पे कौन है बेटा?
WIPO है बेटा। WIPO की फुल फॉर्म क्या? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी जनेवा स्विट्जरलैंड में बेटा हेडक्वार्टर। देन 14 नंबर पे कौन है बेटा? WMO की फुल फॉर्म क्या? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे बेटा? जनेवा स्विट्जरलैंड में है। देन 50 नंबर पे कौन है बेटा? वर्ल्ड बैंक है, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है बेटा। चलो बेटा, अब हमने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर दी, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। जिसके पास भी ये रेडियन की बेसिक जनरल नॉलेज की बुक है वो वहाँ से ये चैप्टर ओपन करके साथ में वीडियो लगाकर अच्छे से देखना, अच्छे से समझ आएगी। तो चलो शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।